नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। गुजरात हाईकोर्ट वर्चुअल हियरिंग शुरू करने वाले देश के पहले हाईकोर्ट में से एक है। कोविड-19 की शुरुआत में हाईकोर्ट की केवल कुछ ही बेंच काम कर रही थी, लेकिन समय बीतने और कोविड-19 मामलों में वृद्धि के साथ लगभग सभी बेंच वर्चुअल काम करने लगी। मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने यूट्यूब पर कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करके एक कदम और आगे बढ़ाया। लाइव स्ट्रीमिंग की स्वीकार्यता और सफलता से प्रसन्न होकर हाईकोर्ट की लगभग सभी अदालतों ने लाइव स्ट्रीमिंग को अपना लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें एक पति को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उसकी पत्नी द्वारा अपने 2 पूर्व पतियों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया गया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि चूंकि मांगी गई जानकारी केवल पत्नी ही नहीं बल्कि उसके पूर्व पति और अन्य व्यक्तियों से संबंधित है जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, इसलिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत प्राप्त छूट इस मामले में लागू होती है। न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा कि कानूनी सहायता वंचितों तक पहुंचनी चाहिए जिससे वे जल्द से जल्द अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। न्यायमूर्ति यूयू ललित राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण UPSLSA द्वारा आयोजित कानूनी सहायता में सक्रिय दृष्टिकोण की क्षमता रखने हेतु कार्यक्रम प्रारंभिक चरणों में हस्तक्षेप Capacity Building Program on Proactive Approach in Legal Assistance Intervention at Early Stages के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पीड़ित को आरोपी को दी गई सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दाखिल करने का अधिकार प्रदान करता है, इस आधार पर कि आदेश में अपर्याप्त सजा सुनाई गई है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि अपर्याप्त सजा के खिलाफ अध्याय XXIX के तहत निर्धारित एकमात्र प्रावधान धारा 377 है जो राज्य सरकार द्वारा सजा को बढ़ाने के लिए अपील दाखिल करने का प्रावधान करता है। अदालत CRPC की धारा 372 के तहत एक 8 वर्षीय मृत नाबालिग जिसका कार में बलात्कार किया गया और उसके बाद गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया गया, इनके पिता द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें निचली अदालत द्वारा आरोपी को नाबालिग बेटी का यौन शोषण कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी ठहराते हुए सुनाई गई सजा को बढ़ाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है और ये दिल दहला देने वाला है कि महामारी के दौरान माता पिता या माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों का अस्तित्व दांव पर है। कोर्ट ने हालांकि केंद्र और राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं पर संतोष व्यक्त किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्यकारी द्वारा उन बच्चों की पहचान करने में संतोषजनक प्रगति की गई है जो या तो अनाथ हो गए हैं या कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता में से एक को खो दिया है। कोर्ट ने कहा, हमें खुशी है कि केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों ने जरूरतमंद बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए योजनाओं की घोषणा की है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि संबंधित अधिकारी तत्काल बुनियादी सुविधाओं में भाग लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस L नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की पीठ इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही थी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि 1 लाख से अधिक बच्चों ने महामारी के दौरान माता पिता दोनों या फिर किसी एक को खो दिया है। पीठ ने कहा, प्रलयकारी महामारी के कारण हुई तबाही ने कई लोगों की जान ले ली है। कम उम्र में बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। पीठ ने कहा, ये ध्यान देने योग्य है कि इतने सारे बच्चों का जीवित रहने पर दांव लगा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि बाल कल्याण समिति CWC द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों की देखभाल और संरक्षण के प्रावधानों के अनुसार उन बच्चों की पहचान करने के लिए जांच तेज करनी होगी जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए भी तत्काल कदम उठाने होंगे कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद नाबालिगों तक पहुंचे।
बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। याचिका में केवल पूरी तरह वैक्सीनेटेड व्यक्तियों को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने, मॉल और कार्यस्थलों पर जाने की अनुमति देने वाले महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी लोगों को उनके वैक्सीनेशन की स्थिति के बावजूद ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने की मांग की गई है। सचिव और मुख्य सचिव द्वारा 10 और 11 अगस्त को एसओपी जारी कर कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही दुकानों, कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए ये सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है कि उनके कर्मचारियों को 15 अगस्त के बाद वैक्सीन लगा दी गई हो। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।